बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं 8 विधानसभाओं के उन दावेदारों को अपनी तरफ से छांट कर लेके आता हूं जो वास्तव में मजबूत दावेदार हैं और जिनकी दावेदारी उनके क्षेत्र को नेतृत्व दे सकती है। तो आज मैं जिस शख्स को लाया हूँ वो पुष्कर क्षेत्र से हैं और भाजपा के धुरंधर नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनकी गणित बहुत लंबे अरसे से, उनकी सेवाएं बहुत लंबे अरसे से भाजपा को मिल रही हैं। मैं आपका महेंद्र सिंह जी मजेवला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महेंद्र सिंह मजेवला जो हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं। भाजपा की राजनीति में चाहे वो संघ की राजनीति हो, चाहे संघनिष्ठ कार्यकर्ताओं के काम हो या जनता से जुड़े हुए काम हो, उनमें महेंद्र सिंह मजेवला का नाम आप हमेशा सुनते हुए आए होंगे। अखबारों के आप सुर्खियों में रहते हैं और बाद में जब बातचीत होंगी तो ये अपने आप बारे में भी बताएंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले जिला प्रमुख के चुनावों के अंदर आपको ही पार्टी ने जो नेतृत्व देने की जो प्रत्याशी बनाया था वो आपको ही बनाया था, लेकिन जो भी कारण रहे, जिन कारणों से वो मामला बैठा नहीं, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन फिलहाल मैं मजेवला जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आप अपने अतीत के बारे में, कि आप किस तरीके से, किस बैकग्राउंड से इस राजनीति में आए हैं और किस तरीके से अपना मजबूत दावा पेश करते हैं। यहाँ आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि मैं कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा जिससे आपकी अस्मिता या प्रतिष्ठा पर वो लगे। सिर्फ आपकी दावेदारी जनता तक और आपके हाईकमान तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आप अपने बारे में बताएँ। चतुर्वेदी जी, मेरे परिवार से कोई राजनीति में जुड़ा हुआ नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी का जब मैं पढ़ रहा था तो ही मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ अच्छी लगी। तो मैं जब 13 साल का था तभी मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मैच खाने लगी और मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करने लगा जी। लेकिन राजनीति में न मेरे कोई परिवार से था, न मैं कोई राजनीति में था। मैं कॉलेज करने के बाद मेरे व्यवसाय में जो मैं किसान का कार्य, चाहे दूध डेयरी का कार्य, मेरा कार्य कर रहा था। 2005 में भारतीय जनता पार्टी को पंचायत समिति का जब चुनाव हो रहे थे, जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य के, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस कड़ेल सीट को जिसको कभी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, तो उनको लगा कि भाई यहाँ कोई कैंडिडेट हमें जनरल का चाहिए जो मुकाबला कर सके कांग्रेस का। तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरी धर्मपत्नी को उस समय पंचायत समिति सदस्य का टिकट दिया। उस समय भी उस वार्ड से पंचायत समिति का टिकट सुशील कंवर पलाड़ा भी उस समय मांग रहे थे, उसी 2005 में, और मैं भी मांग रहा था। हम दोनों ने उस वार्ड से पंचायत समिति सदस्य का दावा किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके और वो टिकट मुझे दिया जी। और मैं उस समय, मेरी मिसेज पहली बार कड़ेल, किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि भाई कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरी धर्मपत्नी वहाँ से पंचायत समिति सदस्य बनी और मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुआ जी। जीतने के बाद पिसांगण प्रधान की सीट जनरल थी, तो जनरल में हमारा दावा भी हुआ और लोगों ने समर्थन भी किया कि भाई कि जनरल का सीट है तो जनरल महिला को ही देनी चाहिए। लेकिन पुखराज जी पहाड़िया के अड़ जाने की वजह से 2.5 साल का समझौता हुआ और पहले 2.5 साल में उर्मिला कुमावत को प्रधान बना दिया गया। तो मेरे साथ वहीं से थोड़ी हल्की सी शुरुआत हो गई, लेकिन मैंने पार्टी ने निर्णय दिया, उस समय के पर्यवेक्षक थे कटारिया जी और ओकार सिंह जी लखावत, उन्होंने जो निर्णय किया उसका मैंने सम्मान किया, कोई प्रतिकार नहीं किया। फिर 2.5 साल बाद भी पार्टी ने मतलब उस कार्य में मेरे को मौका नहीं मिला तो मैंने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। फिर मेरा हमेशा, जब से चाहे राशा सिंह जी चुनाव लड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी सिंबल लेके आया, तो मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। और फिर जब 2010 में वापस पलाड़ा जी जब विधानसभा चुनाव हार गए थे, तो 2010 में गनायडा हम रावत समाज और राजपूत समाज बैठे कि हमेशा अपना सामंजस्य अच्छा बना रहता है और आगे भी ये बना रहना चाहिए। तो मैंने उस समय आगे होकर 2010 में पुनः पिसांगण की प्रधान की सीट जनरल महिला थी, तो लोगों ने एक स्वर में कहा कि इस बार तो महेंद्र सिंह की धर्मपत्नी लक्ष्मी कंवर प्रधान बनेगी। लेकिन रावतों के आग्रह पर मैंने मेरी जगह छोड़ी और मैंने वो मुन्नी देवी के लिए सीट मैंने छोड़ दी प्रधान की और मैंने चुनाव लड़ना पीछे हट गया। फिर मैं वापस 2015 में किसी ने कल्पना ही नहीं की कि भाई मजेवला एक छोटा सा गांव है, उसका सरपंच कभी कड़ेल में बन सकता है। तो मैंने सरपंच का चुनाव 2015 में लड़ा और मैं 700 वोटों से चुनाव जीता। और उसके बाद मुझे अजमेर ज़िले के सभी सरपंचों ने सरपंच संघ का जिला अध्यक्ष भी बनाया। तो और मैंने प्रदेश में भी जो मुख्य सरपंच संघ का प्रतिनिधित्व होता था उसमें मैंने प्रतिनिधित्व किया। और राष्ट्रीय जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया उसमें मैंने डंका गाड़ा और मेरी पंचायत की महिलाओं को मैंने गांधीनगर में 8 मार्च को महिला दिवस के दिन मेरी ही ग्राम पंचायत की एक महिला कारीगर को मोदी जी के हाथों मैंने सम्मानित करवाया और ग्राम पंचायत को
कई तरह के पुरस्कार मिले। इस दरमियान मैं मंडल का पदाधिकारी भी रहा, सहकारिता प्रकोष्ठ का मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा। किसान मोर्चा सांवरलाल जी जब किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने मेरे को अपनी विधानसभा नसीराबाद के पिसांगन जो सबसे बड़ा मंडल हुआ करता था, उस मंडल का सांवरलाल जी ने मेरे को किसान मोर्चे का मंडल अध्यक्ष बना के भी मुझे प्रमोट किया। और अच्छा मतलब मेरे पे हमेशा सांवरलाल जी की वो कृपा रही। उसके बाद फिर जब वापस इस बार सरकार यहाँ राजस्थान में बदल गई तो मेरी पंचायत में ये चले कि भाई महेंद्र सिंह को सरपंच के चुनाव में नहीं हरा सकते। तो कांग्रेस वालों ने मेरे सोचा कि भाई नहीं हरा सकते तो ऐसा करो इसके गांव को ही दूसरी पंचायत में शामिल कर दो। तो मेरे गांव को उन्होंने उस ग्राम पंचायत कड़ेल से निकाल के दूसरी ग्राम पंचायत में शामिल करा दिया। जो मेरे कड़ेल पंचायत जो 400 मीटर की दूरी पे है तो 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया। लेकिन मुझे ये भनक लग गई थी तो मैंने पत्नी का नाम दूसरे गांव में पहले ऐड करा लिया था। तो पत्नी को मैंने मेरा गांव निकलने के बाद भी सरपंच का चुनाव लड़ाया, लेकिन जनता मेरे साथ थी और जनता ने मेरी पत्नी को सरपंच बना दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद के जो चुनाव आए 2 महीने बाद, तो जिला परिषद के चुनाव में मुझे वार्ड नंबर 1 जिसकी 10 पंचायतों में से 8 पंचायतें राउत बाहुल्य है, फिर भी मेरे पे विश्वास किया कि भाई पार्टी का नीति पे लाइन पे चलने वाला आदमी है और मुझ पर भरोसा करके और पार्टी ने मुझे जिला परिषद का टिकट दे दिया। उसमें भी कई राजनीतिक विशेषज्ञ जो थे वो जिस दिन तक काउंटिंग रिजल्ट नहीं आया था तो यही मान के चल रहे थे कि 1 नंबर सीट महेंद्र सिंह नहीं जीत सकता। लेकिन जो जनता का स्नेह, अपार स्नेह और पिछले मेरी 25 सालों की जो निष्ठा थी भारतीय जनता पार्टी के, उस पर सभी ने मोहर लगाई और मैं 1800 के लगभग मतों से चुनाव जिला परिषद का जीता। फिर जब आई जिला प्रमुख के प्रत्याशी की तो पार्टी ने विचार विमर्श करके, जब पाड़िया जी भी टिकट मांग रहे थे, भंवर सिंह जी बल्लाड़ा के पत्नी भी धर्मपत्नी भी टिकट मांग रहे थे, उनके सबके बीच में पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया और जो पार्टी ने निर्णय किया उस निर्णय पे मैंने चुनाव लड़ा। अब बाकी जो आगे जो हुआ वो मेरे प्रारब्ध में नहीं था, मैं प्रमुख नहीं बन पाया। लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं बना तो भी मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे जिला मंत्री के रूप में, पिछले कार्यकाल में भी जिला मंत्री के रूप में कार्य किया, इस बार भी अभी मुझे जिला मंत्री का दायित्व दे रखा है। सदस्यता अभियान का भी संयोजक हूँ वर्तमान में, पूरे अजमेर जिले में सदस्यता का अभियान चला रखा है। इसके अलावा चाहे समर्पण निधि का है, चाहे मोदी जी की सभा का है, जिसमें भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी मैंने बखूबी निभाई। और जो भाजपा के संगठनात्मक जिले हैं उन जिलों में टॉप 3 स्थानों की पोजीशन हमेशा जिस चीज़ का मुझे संयोजक बनाया उसमें मैं राजस्थान में टॉप 3 में हमेशा रहा। और लोगों के साथ जुड़ाव, संघ परिवार के साथ जुड़ाव और आम जन का 24 घंटे मेरा मोबाइल चालू रखता हूं। जो भी मेरे से जब भी बात करना चाहिए मैं बात करता हूं, जो मुझे जहाँ याद करता है मैं वहाँ हमेशा हाजिर रहता हूँ। और मैं हमेशा साधारण परिवार से, क्योंकि मैंने खुद ने मेरे हाथ से खेती की है, मैंने खूब ट्रैक्टर खुद ने चलाया है और खूब दूध का काम, डेयरी का काम मैंने किया है। तो नीचे से बिल्कुल जुड़ा हुआ एक आदमी हूँ और एक साधारण पृष्ठभूमि से इस स्थिति में जो आज मैं पहुँचा हूँ जिले में, वो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहचान दे रही है। तो मित्रों, आपने देखा कि ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कर्मठ, समर्पित, पार्टी के प्रति वैचारिक रूप से मजबूत और अपने सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध, ऐसे महेंद्र सिंह मजेवाला को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हर मोड़ पर उनको पीछे हटना पड़ा और पीछे हटकर फिर भी वो पार्टी के साथ रहे। तो पार्टी के प्रति उनका समर्पण निश्चित रूप से बधाई के लायक है। उन्हें शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह से पार्टी से जुड़े रहें। अब मेरा सवाल ये है कि आप अब जबकि विधानसभा के अंदर ऑलरेडी सुरेश रावत जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो हैं, तो और वो भी टिकट मांग रहे हैं और आप भी दावेदारी कर रहे हैं, तो आप क्या सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे या आपकी दावेदारी के पीछे कारण क्या है? क्या एजेंडा लेके आप जा रहे हैं? नहीं, सामंजस्य की बात है तो मेरे और विधायक जी के बीच में ऐसा कुछ नहीं, हमारी सामंजस्य है। वो हमारी पार्टी के विधायक है और सुरेश जी के हमेशा साथ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस पार्टी में जिस पे अपन काम कर रहे हैं वहाँ हक मांगने का या वो सभी का अधिकार है। उसके तहत जब मैं पिछले 25 सालों से कार्य कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी दावा कर रहा हूँ, यदि कल को सुरेश सिंह जी को टिकट मिला तो मैं उनके साथ तन मन धन से पार्टी का कार्य करूँगा। ऐसा नहीं है पार्टी जिसमें, और भारतीय जनता पार्टी की ये पहचान रही है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई कार्यकर्ता बड़ा नहीं होता है। कब किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी मिल जाए ये किसी को पता नहीं चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी कब क्या निर्णय कर ले ये कोई भी नहीं कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे, चरित्र और नीयत पर जिस तरीके से आप विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और पिछले दिनों पुष्कर के अंदर ही
एक नेता पर दूसरे नेता ने ये आरोप लगाया कि मेरे को 4.5 करोड़ रुपए लेकर और टिकट दिलाने का, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे चरित्र में ये ऐसा आता है? क्या आप सोचते हैं कि ऐसे टिकट मिलते हैं? क्या आप 4 करोड़ 5 करोड़ में आपकी भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है? नहीं, ऐसा ये मैं नहीं मानता। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र न तो पहले था, न आज है, न आगे रहेगा। ये आरोप प्रत्यारोप, चुनावी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। नंबर 2, इस पे मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि न तो मेरी कभी इस बारे में मोहन जी से बात हुई, न मेरी ज़्यादा इस बारे में कभी MLA साहब से बात हुई। ये तो ब्रह्मा जी ही जाने कि इसमें क्या सच्चाई है। ब्रह्मा जी ही जाने क्या सच्चाई। लेकिन आप जिस सपने को, जिस एक कंसेप्ट होगा आपके दिमाग के अंदर कि अगर मैं विधायक बन गया तो जो काम 10 साल के अंदर नहीं हुआ, या 15 साल में नहीं हुआ, 25 साल में नहीं हुआ, वो मैं करूंगा। तो आपका पुष्कर को लेकर क्या सपना है? मेरा पुष्कर को लेके बहुत बड़ा सपना है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब मैं सरपंच बना था तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भाई कड़ेल का एक ऐसा विकास होगा और इस ऊंचाई पे कड़ेल को ले जाएंगे जो आपके सामने है। वैसा ही मैंने विजन पुष्कर के लिए भी बना रखा है। आम गरीब आदमी से लेके जो अब इस पुष्कर की आप पिछले 10 सालों से सुन रहे हो कि गंदा पानी पुष्कर सरोवर में जा रहा है। बड़े से बड़े नेता है, बड़े से बड़ी बातें की, लेकिन उसका स्थायी समाधान कोई भी नहीं कर पाए जी। तो मैं इसके लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। यदि मुझे ये मौका मिला तो सबसे पहले मैं यही काम करूँगा कि पुष्कर सरोवर में जो गंदा पानी जा रहा है उसकी रोकथाम करूँगा। कितने नेता है, कितनों ने बात की पुष्कर घाटी में सुरंग बनाने की, जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। स्वर्गीय रमजान खान जी ने भी इसके लिए काफ़ी प्रयास किया, फिर अभी सुरेश जी ने भी प्रयास किया, लेकिन वो संभव नहीं हो सकी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि मुझे पुष्कर से मौका मिला तो इन दोनों वादों को मैं सर्वोपरि लेके चलूँगा। चलिए, मैं आपके दोनों वादे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए, सिर्फ आपकी जानकारी में इजाफा देने के लिए महेंद्र जी बता दूं कि ये सुरंग कभी ज़िंदगी के अंदर नहीं बन सकती। उसकी वजह यह है कि जो वैज्ञानिकों ने सुरंग देखने के बाद में जिस पत्थर का और जिस पत्थर की जो बनावट है और जिस पत्थर की वो इसके बनावट है, उसमें ये कहा है कि इसमें सुरंग नहीं बनाई जा सकती। ये कच्चा पत्थर है। ये आज के युग में मैं चतुर्वेदी जी आपकी इस बात से सहमत नहीं हो सकता। जब भारत अपना चंद्रमा पे अपना चंद्रयान लैंड कर सकता है तो पुष्कर घाटी नहीं बनना, ये आज के इस भारत में, नहीं, पर आप सुरंग, इस भारत में ये चीज मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आज जो अपन देख रहे हैं, जिस कश्मीर घाटी में आप सोच ही नहीं सकते थे, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस जगह सुरंग बन सकती है क्या, उस जगह सुरंग बन गई। तो आज के युग में अपन ये बात करें कि इसमें संभव ही नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको दावे से कह रहा हूं, यदि मुझे मौका मिला तो चतुर्वेदी जी 5 साल बाद फिर हम मिलेंगे और उस पुष्कर घाटी की सुरंग के साथ मिलेंगे। क्या बात है, आपने सुरंग बनाने के लिए कर दिया। सुरंग बनाने की जो जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे फिर ये बताऊं, सुरंग ही क्यों? सुरंग इसलिए कि आज आप देख रहे हो कि अजमेर और पुष्कर का जुड़ाव, यदि सुरंग हो जाए तो कैसा होगा। नहीं, वो तो जुड़ा हुआ तो है अभी भी, तो इसको पहाड़ को थोड़ा सा बड़ा करके और उस रास्ता बड़ा कर दिया जाए। वो यही बात मैं आपने कहा कि भाई कि जो सुरंग के लिए उसकी वो संभव नहीं है, तो मेरा यही कहना है कि उसके अलग अलग रास्ते हैं, उसके लिए कई तरीके हैं, उन तरीकों से इसको सुगम किया जा सकता है, तो वो मैं करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अब सुरंग भी बनने वाली है आपकी। अगर आपने महेंद्र सिंह मजेवला जी को विधायक के लिए चुन लिया और या उनको पार्टी ने इस लायक समझा कि उन्हें टिकट दे दी जाए और वो करेंगे, तो दो उन्होंने बता दिया। और कौन कौन से पुष्कर की पवित्रता के लिए आप और क्या क्या करना चाह रहे हैं? देखो, अपना पुष्कर एक तीर्थ गुरु रहा है और इस तीर्थ गुरु की मर्यादा का भी अपने को ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। इस ख्याल के लिए काफी कुछ करने की, अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है जी। और उसकी आप सभी अभी देख रहे हो कि जो एक तीर्थ गुरु की मर्यादा होनी चाहिए, वो मर्यादा अभी संभव नहीं रह पा रही है। कई जगह वो मर्यादा टूट रही है, तार हो रही है। अपन सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, लेकिन कई बातें अपन बाहर कह नहीं पाते। और वो मेरी सारी जानकारी में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तीर्थ गुरु की जो मर्यादाएं होनी चाहिए, वो मर्यादा मैं स्थापित करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें बिसलपुर की सही व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की सुचारू व्यवस्था नहीं है। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, मतलब मेरी ग्राम पंचायत में मैंने आज
अनुसूचित जाति के जो परिवार है, गरीब परिवार है, उनको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने मेरी पंचायत में पिछले बार गरीब परिवारों के 500 पशु आश्रय स्थल बनाए। उन्होंने उनका अपना जीवन यापन ही सुधर गया। आज उन गरीब परिवारों को आप जाके देखोगे तो उनका जीवन का स्तर ही अलग हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यदि एक विधायक चाहे तो कर सकता है और अपने विधानसभा को उच्च स्तर पर पहुंचा सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार मैंने अजमेर जिले में एक अलग पहचान ग्राम पंचायत कड़ेल की बनाई, मैं आपको दावे से कह रहा हूं यदि मुझे मौका मिला तो 200 विधानसभा में 5 साल बाद आपको पुष्कर का अलग ही नज़ारा प्रस्तुत होगा। ऐसा ही हो तथास्तु, मैं यही कामना करता हूं कि ऐसा हो। एक और सवाल जो मेरे जहन के अंदर आ रहा है कि पुष्कर की आंचलिकता, जो मेले का आयोजन जिस तरीके से हुआ करता था, तो पुष्कर के सप्तरंगी जो चहल पहल होती थी, आंचलिक कलर्स होते थे, रंग होते थे, उनको देखने के लिए विदेशी लोग आया करते थे। और बराबर ये सतत प्रयास चलता रहा कि वो जो परंपरा थी वो टूटती गई, और अब मेला ऐसा हो गया है कि विदेशियों का तो मेला है और आंचलिक कलर्स उनको देखने के लिए आते हैं। तो इसमें कहीं कोई बदलाव की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? इसमें भी कुछ बदलाव की बिल्कुल मैं महसूस करता हूं और ज़रूरी भी है, क्योंकि जो रंग पुष्कर मेले का हमने भी शुरू में देखा है, जो रंग था वो उस रंग में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया। तो उसको वापस उसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है और उसको अच्छा करने का प्रयास मैं आगे करूँगा, ऐसी मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आप ये बराबर इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए होने के कारण आप गांव की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। किसान परिवार से हैं इसलिए वो भी जानते हैं। भाजपा के अंदर जीत के अभी जो समीकरण चल रहे हैं, तो आप उस समीकरण में भाजपा को कहाँ कांग्रेस से मजबूत मानते हैं? भाजपा पहले भी मजबूत थी। पिछले चुनाव में भी हम मामूली अंतर से पूरे राजस्थान का चुनाव हारे, 1.25 लाख के मतों के अंदर से, और वो भी कुछ छोटी मोटी कमियों की वजह से चुनाव हारे, नहीं तो चुनाव पिछली बार भी नहीं हारते। लेकिन मैं इस बार आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने नीचे ग्राउंड स्तर तक इतना मजबूत कार्य कर लिया है। चाहे अपना पन्ना प्रमुख हो, पन्ना समिति तक का कार्य भारतीय जनता पार्टी में हो गया, और वो ऑनलाइन सरल ऐप तक वो कार्यक्रम हो चुका है और नीचे तक कार्यकर्ता तैयार है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। अभी मैं सदस्यता अभियान का संयोजक हूं जिले का, और मैं जगह जगह घर घर जा रहा हूं। मैं कई दुकानों पे भी गया हूं, कई शहरों में केकड़ी के बस स्टैंड की दुकानों पे भी गया हूं। लोग आतुर है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने को आतुर है। आज मैं जो अभी एक डोंगरिया खुर्द गांव है जो जिसमें अनुसूचित जाति का परिवार 50% से ज़्यादा निवास करते हैं, उस गांव में आज अनुसूचित जाति के परिवार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, जबकि वो परंपरागत रूप से वो कांग्रेस के रहे हैं। क्योंकि जो मोदी जी ने जो देश के लिए कार्य किया है और जो विश्वास था प्रकट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्थापित की है, उसके आज सभी लोग कायल हैं और लोग तैयार है, आतुर है मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने के लिए। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी पुनः वो 163 का रिकॉर्ड तोड़ के पुनः सत्ता पर काबिज होगी, ऐसा मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ। महेंद्र सिंह जी, इस समय दावेदारों की कोई कमी नहीं है, बाढ़ आई हुई है। हर आदमी अपने आप को दावेदार मान रहा है और रावत समुदाय हो या कोई और दूसरे समुदाय हो, उन पर 4-4, 5-5 जातिगत आधार पर भी आगे आ रहे हैं। कभी मतलब जाति का एक युद्ध चल रहा है, जाति जहर घोला जा रहा है। उसमें आप क्या कहेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बनाई पत्रकारों की बनाई हुई बातें मानूंगा मैं इनको। ऐसा कोई राजनीतिक जहर नहीं घोला जा रहा है, न ऐसी कोई एक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अपना अपना दावा हो सकता है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जितने भी अभी दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसको भी सिंबल मिल गया, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ वो उसके साथ होंगे और भारतीय जनता पार्टी का पुष्कर में वो परचम फहराने में अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। ये मैं आपको दावे से बात कह सकता हूँ। आपका दावा ईश्वर करे अच्छा रहे, सफल रहे। ब्रह्मा जी आपकी वाणी पर सरस्वती को बैठाएं और आप जो वादा कर रहे हैं वो पूरा हो। पर मेरा यह मानना है कि तूफान सामने है और पुलिया पर घर बने हुए हैं, और इस पुलिया के घर में आपकी अच्छी है कि आपकी सकारात्मक सोच है, आप सारे लोग बाग इकट्ठा होकर युद्ध को लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर टिकट सुरेश रावत को मिल गया तो इन दावेदारों की जो फौज है वो कितनी निर्दलीय खड़ी होगी, कितने कहाँ क्या क्या भीतर घात चलेगी, अंदर घात चलेगी, उस बात से आप, क्योंकि पार्टी के एक वो सिपाही हैं इसलिए आप कह नहीं सकते, आप क्षत्रप हैं, आप क्षत्रप की भूमिका अदा कर रहे हैं इसलिए आप नहीं कहेंगे। लेकिन अंदरूनी यह है कि जहर घुला हुआ है लोगों के मन में परिवर्तन के नाम पर,
जातीय आधार पर, कई आधारों पर जहर घुला हुआ और पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप तैयार रहें उस खामियाजे के लिए। लेकिन आपका सोच अच्छा है दोस्तों, आपने दावा देखा। मैं चाहता हूं कि इनके दावेदारी को पार्टी भी सम्मान दे, आप भी सम्मान दें। मैं मान रहा हूं, यहाँ जब मैंने इंटरव्यू ले रहा था इनसे, मैंने बहुत कड़वे सवाल भी पूछे। कई सवाल ऐसे भी थे जो शायद इनके रास नहीं आए होंगे, लेकिन असलियत यह है कि ऐसा अच्छा व्यक्ति जो समाज के अंदर एक नए दायित्वों के साथ आना चाहता है, उसको समर्थन दिया जाना चाहिए। पार्टी को भी देना चाहिए, आपको भी देना चाहिए। आप मेरे दावेदारी कार्यक्रम में आए, मैं आपको बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि अगली बार आपको टिकट मिले, आप चुनाव जीतें और चुनाव जीतकर यहाँ आएँ और फिर हम वापस सुरंग के लिए और गंदे पानी की पुष्कर की पवित्रता के लिए फिर बात करें। इसी आपके दावे को शुभकामनाएं देते हुए मैं विराम देता हूं। कार्यक्रम यहीं, अगली बार फिर किसी नए दावेदार के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद।